सो बेसिकली आज के लेक्चर जो टॉपिक आप लोगों का है वो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेकंड। अगर देखा जाए तो बुक में ये यूनिट 4 दिया हुआ है, और इस बार जो सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी का अपडेट हुआ है केटीयू का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये आपका यूनिट 3 में ही आता है। ठीक है। और यूनिट 3 के को दो हिस्सों में बांट दिया गया है आपका। फर्स्ट वन आप कह सकते हो कि एक आपका यूनिफॉर्म फ्लो था, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फर्स्ट था, और ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेकंड है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फर्स्ट में क्या था कि ऐसा फ्लो जिसमें वेरिएशंस हो रहे हैं लेकिन ग्रेजुअली हो रहे हैं, तो उसको हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोल रहे थे। ठीक है। और दूसरा, उसी में अगर वो वेरिएशन बहुत तेजी से हो रहा है तो उसको हम लोग रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं। ठीक। तो अब हम लोग उसी यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट कह लो या नेक्स्ट यूनिट कह लो। ठीक है। मतलब हम लोगों ने यूनिट 3 को ही दो हिस्सों में बांटा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फर्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फर्स्ट सेकेंड। पहले में जीवीएफ पढ़ा गया, दूसरे में आरबीएफ पढ़ा गया। तो आप लोग यूनिट 3 का एक दूसरा चैप्टर लिखिए। मैंने पहले ही कहा था कि इसके 2 चैप्टर होंगे। तो आप लोग इसको हेडिंग डालिए कॉपी में सब लोग, फिर से नए पेज से नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेकेंड, ये हेडिंग डालिए सब लोग कॉपी में। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेकंड में जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, आप इसमें ये देख सकते हो कि वहां पे वेरिएशंस आपके जैसे हो रहे थे कि जैसे आप सोचो इस तरीके से डायग्राम देखा जाए, मान लो कोई चैनल ऐसे आ रहा था, और इसमें आपका फ्लो कुछ इस तरीके से राइज कर रहा था। तो इस लेंथ तक को हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोल रहे थे। इसके बाद जब ये फ्लो यहाँ से, मतलब ऐसा हो सकता है कि डैम के डाउन स्ट्रीम में पानी ऐसे चला गया नीचे, और फिर इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के रेंज में बहुत सडन चेंज आता है, बहुत एब्रप्ट चेंज आता है। तो इसको बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। मतलब किसी एक शॉर्ट इंटरवल पे डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा तेजी से चेंज करती है। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, हमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें आप लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या चाहिए। कि जीवीएफ तो पढ़ लिए, आरवीएफ को क्या पढ़ना है, या कौन सा इसमें टर्म आएगा जिसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देखो, जब कभी भी शॉर्टर इंटरवल पे डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज करेगी, ठीक है, आप खुद ही देखो कि जैसे कोई भी टैंक है, ओवरहेड टैंक है या कुछ भी है जो ओवरफ्लो करता है, जब तो आप देखो जैसे अगर ग्रेजुअल वेरिड है कोई चीज तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही होती है, लेकिन अगर कोई चीज रैपिडली चेंज कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से चेंज आता है इसमें, इस तरीके से। तो आप देखो, ऐसे समझो कि एक बॉटल में पानी भर लो, ठीक है, और उस पानी को नीचे गिराओ बॉटल के। ठीक है। तो पानी कैसे नीचे गिरेगा, इस तरीके से नीचे आएगा। यहाँ मान लो आपका फ्लोर है, इस फ्लोर पे टकराएगा, फिर पानी ऐसे कुछ ऊपर उठेगा और फिर ये ऐसे बहना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो जोन बनता है, यहाँ पे आता है आपका रैपिडली वेरिड फ्लो। और इसमें दो चीजें बनती हैं, एक आपका बनता है रैपिडली वेरिड स्टेडी फ्लो, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, इस तरीके से बनता है।
तो रैपिडली वेरिड में दो चीजें हमें पढ़नी है। एक कह सकते हो जो स्टडी मान सकते हो, वो आप सिंपल कह सकते हो कि एक हाइड्रोलिक जंप बनेगा। ठीक है, अभी बताता हूँ हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। तो इसमें एक जो स्टेडी कंडीशन समझ लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। तो वो कुछ होता नहीं है। हाइड्रोलिक मतलब आप समझ लो वाटर से रिलेटेड है। तो जब पानी ऐसे नीचे गिरेगा कहीं इस तरीके से, तो जब ये टकराया किसी फ्लोर पे, तो कुछ पानी ऐसे जंप लेता है इस तरीके से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। ठीक है। अब हाइड्रोलिक जंप होता क्या है या करता क्या है, इसके बारे में जान लेंगे अभी इस चैप्टर में, इसमें क्योंकि वही पढ़ना है हमें। तो अब हाइड्रोलिक जंप पे अगर देखो, जैसे यहाँ देखो लिखा है दो चीज, हाइड्रोलिक जंप एंड सर्जेस, कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फेनोमेना में सेकंड वाले में दो चीजें आ जाएंगी आरपीएफ के केस में, एक हाइड्रोलिक जंप और सर्ज। इसको ना तो लिख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेकंड वी डील्स विथ hydraulic jump and surge. In non-uniform flow second, we deals with hydraulic jump and surge. तो हमें दो चीजें पढ़नी इसमें है, एक आपका हाइड्रोलिक जंप, एक आपका सर्ज। ठीक है। तो इसमें एक जो पहला केस आपका दिखा रहा है वो आपका है हाइड्रोलिक जंप, जो कि बेस्ट एग्जांपल है रैपिडली वेरिड फ्लो कंडीशन का। ठीक है। अब इसमें आपको सिंपल बताया ना कि जैसे आप कहीं भी देखे होगे किसी, जैसे कोई झरना है, जब उससे पानी नीचे गिरता है किसी झरने से, तो उसमें देखते हो ना नीचे जब पानी स्ट्राइक करता है तो कुछ पानी ऊपर से राइज करता है एक जंप लेकर के। आप जैसे लैब में जो इक्विपमेंट रखा है, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे आपके छत पे जो पानी की टंकी है, जब वो भर जाती है तो जो पानी नीचे गिरता है वो जब स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो कुछ ऊपर राइज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। ठीक है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो कि सर हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, तो आप यही कह सकते हो कि जब हम बहुत तेजी से सेक्शंस को चेंज करते हैं, जैसे भाई आपके छत के ऊपर जो पानी की टंकी रखी है, जब वो ओवरफ्लो करने लगता है तो पानी आता है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। लेंथ ट्रेवल नहीं करता है, सिर्फ हाइट ट्रेवल करता है वो। तो एक शॉर्टर स्पैन पे डेप्थ ऑफ फ्लो, अगर आपके छत की हाइट 13 फीट है तो 13 फीट से वो जीरो पे आता है सीधे सीधे। तो वहां पे वो जो सेक्शन बनता है, जो वो जंप क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए, तो टेक्निकल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि जहां पे आपका जो कोई फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल हो जा रहा है। ठीक है। सुपर क्रिटिकल से वो फ्लो जब सब क्रिटिकल हो जाए, तब हाइड्रोलिक जंप बनता है। अब सुपर क्रिटिकल क्या होता है? जहां पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, मतलब ऐसा फ्लो जिसमें आपका फ्रॉड नंबर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है। जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हो कि उसको हम लोग सिंपल कहते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है। और जब वो सब क्रिटिकल फ्लो से मीट करता है, यानी जब वो वहां पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू एक से कम हो जाती है और जब वहां मिलता है, तो उस समय हाइड्रोलिक जंप बनता है। ठीक। अब देखो, सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो क्या है, कि अगर आपको एनर्जी कर्व याद आ रहा हो, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, तो वहां पे आप कह सकते हो कि
देखो, अगर इस डायग्राम की बात करें, ये डायग्राम आई थिंक सबको दिख रहा होगा। इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन दी हुई है, ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां मैं रेड पेन चला रहा हूँ। इसके ऊपर आपका सब क्रिटिकल है, नीचे आपका सुपर क्रिटिकल है। तो सब क्रिटिकल में मैंने क्या बताया था कि सब क्रिटिकल यहाँ ऊपर बनता है, जिसमें क्या होता है कि वाई ज्यादा होता है और आपका जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। जब ये सुपर क्रिटिकल होता है तो वाई की वैल्यू कम हो जाती है और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो हाइड्रोलिक जंप की फॉर्मेशन कब होती है? जब जब कोई सुपर क्रिटिकल फ्लो किसी सब क्रिटिकल फ्लो से मैच करेगा या ज्वाइन करेगा, तो वहां हाइड्रोलिक जंप बनेगा। अब सोचो कैसे बन रहा होगा, इसको अगर विजुलाइज करो कि सुपर क्रिटिकल फ्लो कहाँ हो रहा है, जहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो कम है, वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो वाई है आपका, ठीक, वो आपका जो वाई है यानी डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करें तो वो एकदम मतलब कम है। अब ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? जैसे कोई नदी है, कोई रिवर है, वो किसी माउंटेनियस रीजन में है, किसी पहाड़ी इलाके में नदी है, ठीक है। तो वहां पे नदी की गहराई सबसे कम हो जाती है, मतलब कम रहती है क्योंकि पानी नीचे भागता है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्लो वहां पे बहुत ज्यादा रहता है। तो जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा रहता है तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। जब वी स्क्वायर टू जी की वैल्यू ज्यादा रहती है तो जब उसको फाइंड आउट करते हैं तो वन से ज्यादा आता है और वो इक्वल होता है फ्रॉड नंबर के। और जब वो वैल्यू वन से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉड नंबर की भी वैल्यू एक से ज्यादा होगी, ठीक। तो उस समय वो हो जाता है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो यानी डेप्थ ऑफ फ्लो कम रहेगा, आपका वी ज्यादा होता है। अब इसी चीज को दोबारा जब हम कम करते हैं कहीं ले जा करके, जब इसी चीज को हम लोग रिड्यूस करते हैं कि हम लोग अब डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ा देते हैं और वाई को बढ़ा देते हैं, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ा दिया गया, वाई बढ़ गया, लेकिन वी को कम कर दिया गया। भाई डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली वेलोसिटी घट जाएगी उसकी। तो उस समय हो जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो वो कब पॉसिबल है कि जैसे कोई डैम से जब पहले पानी था उसके पीछे, तो अब जो नीचे फ्लो हो रहा होगा उसका डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, ठीक। और वहां पे एक पूल क्रिएट होगा, मतलब एक वाटर रिजर्वायर बना होगा, ठीक है। जब झरना जो गिरता है नीचे, अगर कोई फाउंटेन नीचे गिर रहा है तो फाउंटेन जैसे नीचे यहाँ गिरता है तो देखते हो यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है ढेर सारा पूरा, ठीक है। यहाँ पे जब ये फाउंटेन इसमें डंप करता है आके तो ये ऐसे राइज करता है ऊपर कुछ, तो यानी यहाँ का फ्लो सब क्रिटिकल रहता है और ये फ्लो आता है सुपर क्रिटिकल होकर के। तो यानी सुपर से सब मैच होता है तो पानी एक जंप क्रिएट करता है या जंप लेता है और उसी जंप को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक जंप। अब अगर इसको हम लोग टेक्निकली बोला जाए कि टेक्निकल टर्म में इसको अगर बोलते हैं तो कह सकते हो कि व्हेन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो, इसको लिख लीजिए, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये लाइन यहाँ से लेकर के ये नोट करिए सभी लोग। लिखा क्या है? अ हाइड्रोलिक जंप ऑकर्स, कब ऑकर होगा? व्हेन अ सुपर क्रिटिकल हाई वेलोसिटी फ्लो एंड स्मॉल डेप्थ फ्लो मीट्स सब क्रिटिकल लो वेलोसिटी एंड लार्ज डेप्थ फ्लो causing a jump in a flow depth। मतलब जब कोई सुपर क्रिटिकल फ्लो यानी हाई वेलोसिटी फ्लो हैविंग स्मॉलर डेप्थ, ठीक, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है और डेप्थ कम है, वो जब किसी सब क्रिटिकल फ्लो यानी सब क्रिटिकल का मतलब लो वेलोसिटी लार्जर डेप्थ, तो वो जो फ्लो होगा उसको बोलते हैं उस कर्म में जो जो एक जनरेट होगा उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक जंप। तो इस वाली लाइन को नोट करिए कि व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप, तो इसको नोट करिए कि हाइड्रोलिक जंप को हम लोग
कहते क्या है, हाइड्रोलिक जंप होता क्या है? ठीक है, जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आपको शुरू में बढ़ाया गया था, उसी से रिलेट करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि नीचे का पोजीशन सुपर क्रिटिकल फ्लो में चला जाता है और ऊपर वाला चला जाता है सब क्रिटिकल फ्लो में। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोलिक जंप का डेफिनेशन। अगर कोई टेक्निकली पूछता है तो आप सिर्फ यही बताओगे कि सर, व्हेन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट्स सब क्रिटिकल फ्लो, देन अ फ्लो causing a jump in a flow depth and that jump is called as hydraulic jump। ठीक। अब उसके बाद कोई पूछता है कि फिर हाइड्रोलिक जंप बनने का क्या मतलब है, या क्यों बनाया जाता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे ये होता है कि जो हाइड्रोलिक जंप बनता है वो एज अ एनर्जी डिसिपेटर काम करता है। ठीक है, एक यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी डिसिपेटर। यानी एक ऐसा टर्म, मतलब जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा हो, यानी एनर्जी को खत्म कर रहा हो। तो जब किसी भी ओपन चैनल में अगर हम बात करते हैं, तो उस ओपन चैनल में अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर हम डैम से आउटलेट देते हैं किसी रिवर को, कोई डैम से आप पानी छोड़ते हो नदी में, तो डैम के पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर उस एनर्जी को टरबाइन को ऑपरेट कराने के बाद एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो वो नीचे रिवर वगैरह के जो भी इम्बैंकमेंट्स हैं या जो बंधा है, नदी का किनारा है, उसको, उसका एक तरीके से कहते हो कटान हो सकता है, बंधा टूट सकता है उसके फ्लो से। तो इसलिए जब हम लोग टरबाइन चला लेते हैं या डैम से पानी छोड़ते हैं, तो उसके नीचे हम लोग पहले एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, और उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम जितना एनर्जी उस फ्लो के लिए चाहिए होता है, जैसे मान लो कि आपके डैम के पास इस समय 100 मीटर का पोटेंशियल हेड है, तो वो एनर्जी वहां प्रोवाइड करता है। अगर उस एनर्जी, अगर आपके नदी में रिक्वायरमेंट 10 मीटर की ही है, तो हमको इसमें से 90 मीटर के हेड को, क्या देखते हो, क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम वहां पे एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट कराएंगे, जिससे कि मेरा 90% का एनर्जी लॉस हो जाए।
ठीक है, तो जंप की क्लासिफिकेशंस भी हैं। तो क्लासिफिकेशंस वगैरह अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे स्ट्रॉन्ग जंप, वीक जंप, ऑसिलेटिंग जंप, अंडुलर जंप, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा जंप बनाना होगा जो कि 90% एनर्जी लॉस कर दे रहा है, सिर्फ 10% छोड़ता है फ्लो कराने के लिए। तो अब ये जानना जरूरी है कि कौन सा जंप में कितना एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इस एनर्जी ज्यादा अगर हम एनर्जी रख के नदी में फ्लो करा देंगे तो इस नदी का जो किनारा है वो टूट सकता है, क्योंकि मिट्टी का ही बना होता है, और इससे ज्यादा एनर्जी वो झेल नहीं पाएगा, तो ये ब्रेक कर सकता है यहाँ से। ठीक, तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिक जंप को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये किसी भी मैकेनिज्म में अगर अपने मन से बन रहा होगा, अपने आप बन रहा होगा, तो वो उसके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये एज अ एनर्जी डिसिपेटर बिहेव करता है कि यहाँ से एनर्जी को, मतलब एनर्जी को खत्म करता है ये। तो अगर आपके किसी चैनल में ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है तो यानी आपकी एनर्जी को वो कम कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है कि हाइड्रोलिक जंप हमारा अपने आप से ना बनने पाए, मतलब जहां हमें रिक्वायरमेंट है वहां के हिसाब से ही हम बना सकें। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए हाइड्रोलिक जंप इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डिसिपेटर। वहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ENERGYDISSIPATOR। हाइड्रोलिक जंप इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डिसिपेटर। ठीक है, तो अभी तक जो आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है, एक हाइड्रोलिक जंप और एक सर्ज। हाइड्रोलिक जंप कह सकते हो कि स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, और सर्ज आपका अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। मतलब जो एक यूनिफॉर्म फ्लो स्टेडी है, मतलब चेंजेस टाइम के साथ नहीं हो रहे हैं, तो जो स्टेडी स्टेट ऑफ कह सकते हो जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, उसको हम लोग हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। और जो अनस्टेडी फ्लो है रैपिडली वेरिड फ्लो में, उसको हम लोग बोलते हैं सर्ज। ठीक, अब उसके बाद आपने जाना कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, तो आप ये कहते हो कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मीट करेगा तो वहां पे एक जंप बनता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक जंप करता क्या है, तो हाइड्रोलिक जंप एज अ एनर्जी डिसिपेटर काम करता है, मतलब जैसे एनर्जी डिसिपेट होती है उस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर कि एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या हो सकता है आपका। ये लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पे। अब डालिए हेडिंग आप लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। इसकी थ्योरी आती है एग्जाम में, ये नहीं कि केवल न्यूमेरिकल और ये पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक जंप, क्लासिफाई इट्स टाइप, या क्लासिफाई द हाइड्रोलिक जंप, राइट डाउन इट्स एग्जांपल आल्सो। ये 10 नंबर थ्योरी पूछता है कि हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसके कोई एग्जांपल्स लिखिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, प्लस इसी का मोमेंटम भी क्वेश्चन भी पूछता है हाइड्रोलिक जंप निकालने का। तो वो अभी आगे मैं कराऊंगा, लेकिन अभी इतना रखिए कि थ्योरी में आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, कैसे, कितने टाइप का होता है, और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मतलब कि कहाँ पे वो बन सकता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप में फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप। पहला मैं समझा दे रहा हूँ, जब कोई चैनल स्लोप, इतना लिखिए, व्हेन अ बेड स्लोप
ऑफ अ चैनल चेंजेस फ्रॉम स्टीप टू माइल्ड। ठीक है, यानी ऐसे स्टीप था, ऐसे माइल्ड कर दिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। ये स्टीप था, तो पानी ऐसे नीचे आ रहा होगा इस तरीके से। यहाँ स्ट्राइक किया और इस तरीके से ये जंप लेकर के आगे, जो मैंने बनवाया था उसका कल आगे बताऊंगा। तो फ्लो का ये आपका एक वाटर सरफेस है, और ये यहाँ से इधर जाया है। यहाँ पे ये स्ट्राइक करता है, ये आपका माइल्ड है, ये आपका स्टीप है। तो ये जो क्रिएशन होती है अनइवन एक सरफेस बनता है, वो होता है आपका जंप। ठीक। तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल में देखो, एक लिखा हुआ है इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ स्लुइस गेट। मतलब जैसे ये कोई गेट है, ठीक है, इस तरीके से। और इस गेट से अगर हम फ्लो करा रहे हैं किसी इस पे, तो जो ये फ्लो नीचे आएगा तो ये स्ट्राइक कर कैसे राइज करेगा, जो मैंने M3 प्रोफाइल बनवाई थी आपको, S3 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक जंप क्रिएट होगा। यानी इधर से कोई स्टीप प्रोफाइल से, जैसे मतलब
जहां भी आपका, सिंपल समझ लो कि ये कॉमन लैंग्वेज में, कि जिस जगह पे आपका हाई वेलोसिटी फ्लो लो वेलोसिटी फ्लो से मीट करेगा इन अ सेम चैनल, मतलब किसी एक ही चैनल में पीछे हाई वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, आगे ब्लॉकेज है या आगे रिजर्वायर या पुल बना हुआ है, तो एक जंप क्रिएट होगा। समझते हो, जैसे शॉक लगना एक तरीके से। तो जैसे कह रहे हो कि एक नदी है, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो लेके बह रही है, हमने डैम से पानी छोड़ा, तो डैम से पानी छोड़ने पे वो हाई वेलोसिटी फ्लो उस रिवर में जाके इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस रिवर में पानी है। लेकिन जैसे मान लो एक रिवर ऐसे है, इसमें पानी ऐसे है इस लेवल तक, ये वाई है, यहाँ से एक पानी तेजी से आ रहा है किसी हाइट से, डैम से, और ये आके यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे फेनोमिना बनती है, और यही पूरा आपका होता है हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत इजी लग रहा है कि हाँ यही हाइड्रोलिक जंप होता है, लेकिन जब उसको एक्चुअल में उस वीडियो को देखोगे तो एक आप कहोगे कि हाँ हाइड्रोलिक जंप कितना पावरफुल होता है या कितना एनर्जी लॉस करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप खुद सोचो कि किसी टरबाइन को चलाने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होता है, और अगर उसी एनर्जी को हम सीधे नदी में प्रोवाइड कर दें, तो नदी जितने भी कैनाल से जुड़ी होगी या जो भी होगा वो सब तोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। आप देखते हो कहीं डैम फेल्योर होता, न्यूज आता है, या बरसात वगैरह में आप सुनते हो कि डैम से इतना पानी छोड़ दिया गया, उसकी वजह से कई जगह बाढ़ आ जाती है, कोई बंधा टूट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वही सारे रीजंस होते हैं। तो मतलब कि अगर एनर्जी डिसिपेट या एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहां पे बनी रहती हैं। ठीक, और ये तीसरा लिखना हो तो लिख लीजिए, बाकी मैं ठीक है, आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थर्ड एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, एट द टो ऑफ स्पिलवे वेयर हाई वेलोसिटी फ्लो ओवर द स्पिलवे मीन्स लार्ज डेप्थ। मतलब वही है कि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो कम होगी, तो ये हो गया आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक, और यही जब आगे जाके मिलेगा तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाएगा और वाई आपका बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सब क्रिटिकल फ्लो। जब ये मैच करता है इस तरीके से, तब यहाँ क्रिएट होता है आपका एक तरीके से हाइड्रोलिक जंप। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं। तो आज के लेक्चर में ये कवर हुआ हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, कहाँ बनता है, ठीक है, यूज क्या है उसका, मतलब व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप, एप्लीकेशंस अभी मैं बताऊंगा। मेन यूज समझिए कि हमको एनर्जी डिसिपेट करना है, पहला उसका जो प्राइमरी यूज है कि किसी एग्जिस्टिंग एनर्जी को कम करना या खत्म करना, उसके लिए हाइड्रोलिक जंप बनाया जाता है। ठीक, कहाँ बन सकता है, जहां बेड स्लोप स्टीप से माइल्ड हो रहा हो, सडन गेट ओपनिंग देते हैं जो कि स्टीप प्रोफाइल से माइल्ड में एंटर कर रही हो, या जहां पे भी हाई वेलोसिटी फ्लो लो वेलोसिटी फ्लो से मीट करता है, यानी हाई लो डेप्थ ऑफ फ्लो हाई डेप्थ ऑफ फ्लो से मीट करेगा, तो वहां ये बनता है। तो ये इस समय का कह सकते हो कि एक ओवरव्यू था हाइड्रोलिक जंप के बारे में। ठीक है, इसके बाद का हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।